Hi, don't pretend to be someone you are not. Be you, because you are great as you are. Today is 23rd of September 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सिंबल बारा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। बोनालू ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तेलंगाना का। जामदानी वीविंग ओरिजिनेट हुआ था बांग्लादेश से। मिस्टर डेविड मालपास प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। बिग डिपर बोलते हैं सप्त ऋषि को वेस्टर्नर्स। टी स्टैंड्स फॉर टेलर। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आज के सवाल है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2021 सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ September? In which field is the Shanti Swarup Bhatnagar Award is given? Via which amendment the term socialist was inserted in preamble of Indian Constitution? What is the minimum age for a candidate to be elected as President of India? In which year the first meeting of Rajya Sabha was held in independent India? Which constitutional amendment gave right to education to children in India? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबलरी है स्ट्राइव। स्ट्राइव मतलब प्रयास करना। मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग। पेंडुलस मतलब वो पेंडुलम टाइप है, दुविधा में पड़ा हुआ है, हैंगिंग डाउन लूजली। टार्डी का मतलब होता है वो आलसी है, लेट है। थम्पिंग, थम्पिंग विक्ट्री मतलब बहुत अच्छी, इम्प्रेसिवली लार्ज, ग्रेट और एक्सेलेंट। बॉच्ड, जैसे यूएसए का जो इवैक्यूएशन प्लान था अफगानिस्तान से, वो बॉच्ड एफर्ट था, मतलब carried out badly or carelessly. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary रखना बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक्स हैं कोविशील्ड फाइन बट नॉट इंडियन सर्टिफिकेशन। यूनाइटेड किंगडम ने ये नया बहाना मारा है। 50,000 फॉर ईच कोविड डेथ, ये कोविड-19 रिलीफ मेजर्स हैं। WHO ने टाइटन किया है ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म। हम आज जानेंगे सोर्सेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन क्या है, कॉजेज, इफेक्ट एंड सॉल्यूशंस। विल राइट वन क्वेश्चन एज वेल। वर्ल्ड राइनो डे था तो 2500 हॉर्न्स टर्न टू एशेज इन असम। आज हम जानते हैं ये IUCN रेड लिस्ट क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है, और इंडिया में आज की डेट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स और क्रिटिकली एंडेंजर्ड दीज मैमल्स कौन से हैं, विल हैव अ टॉक। This is a time to introspect. Time to introspect. This is GST Council. Status quo ante. The judicial selection में एक tweak ज़रूरी है. Reform in collegium system. A flawed calculation of inflation. Sea level rise is certain. Coastal states of India. Improving the economic game. Better standards. Automation. Semiconductor. EV import duty. These are symptoms of Havana syndrome. ये काफ़ी न्यूज़ में है अभी. Definition holds key. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, और वाइसरॉय सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग और इरविन। Then this is CSET solutions in certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So let us begin. सो वैक्सीनेशन रिलेटेड जो रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन या फिर हैव्स और हैव नॉट्स में जो डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है और वैक्सीन हेजिटेंसी है, दिस इज इनफैक्ट ये हेल्प नहीं करेगा इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जैसे यूनाइटेड किंगडम ने जो कोविशील्ड है और जो इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीनेशन लगी है उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि जो इंडियंस कोविशील्ड वैक्सीनेटेड हैं वो अगर यूके जाएंगे तो उनको भी 10 डे का मैंडेटरी क्वारंटीन करना पड़ेगा। मतलब दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग दिस कोविशील्ड वैक्सीनेशन। इस बात पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो अब नया दिस एक्सक्यूज दिया है यूके ने कि वैक्सीनेशन जो कोविशील्ड है दैट इज ओके, द प्रॉब्लम इज इंडियन सर्टिफिकेशन, दे आर नॉट ट्रस्टिंग अवर सर्टिफिकेट्स। नाउ दिस इज अगेन एन आयरनी। नाउ लुक एट दिस सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है वो यूके का है।
सी दिस इज ऑल हैंड रिटन, डिजिटल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, QR कोड, वेरिफिकेशन एटसेट्रा। जबकि आप इंडियन सर्टिफिकेट्स को देखो, इसमें QR कोड्स भी है, सेंट्रलाइज्ड डेटा भी है, और स्टेप बाय स्टेप सारा डेटा यहाँ पे मॉनिटर एंड वेरीफाई करने के लिए भी है। तो इन एनी डे दिस सर्टिफिकेशन इज गुड इनफ, इनफैक्ट बेटर देन दिस सर्टिफिकेशन, बट स्टिल वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। सो दिस टेल्स कि ये कैसे डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिस शो होता है। इसमें हमारा जो इंडियन सर्टिफिकेट है उसमें QR कोड भी है, इंस्टेंटली इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, और एक डिजिटाइज्ड डेटाबेस भी है। सो दिस इज अ गुड थिंग। द पॉइंट इज, ये जो डिस्क्रिमिनेशन और हेजिटेंसी है, इसको रिजॉल्व करना जरूरी है। कोविशील्ड इज फाइन। नेक्स्ट है, वो भी कोविड रिलेटेड न्यूज़ है। 50,000 रुपीज़ फॉर ईच कोविड डेथ। गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं कि जो भी कोविड डेथ हुआ है उसमें 50,000 रुपीज़ किन को रिलीफ सपोर्ट देना चाहिए। स्टेट्स टू पे किन फ्रॉम SDRF, स्टेट दिस डिजास्टर रिलीफ फंड, NDMA की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को। तो रिलीफ मेजर्स इज गुड। रिलीफ मेजर होगा एक्स ग्रेशिया 50,000 रुपीज का, एज पर द NDMA रिकमेंडेशंस। फंड्स जो होगा वो स्टेट्स प्रोवाइड करेगा एक्स ग्रेशिया रिलीफ SDRF से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी विल मेक द डिसबर्समेंट। ये जो प्रोसीजर होगा उसमें आफ्टर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग COVID-19 डेथ आर सबमिटेड, क्लेम विद इन 30 डेज सेटल होगा, और आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ये पैसे आएंगे। एड्रेस जो होगा ग्रीवेंसेस का वो भी किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी पे। सर्टिफिकेशन जो इशू हुआ है वो भी टाइमली हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। सो दिस इज रिलीफ मेजर, बट अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस पूरे प्रोसीजर का, उसमें बहुत फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। इसको अभी हम आगे इंडियन एक्सप्रेस में देखते हैं। सो दिस इज रिलीफ मेजर। दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज कोविड के कारण बहुत सारी लाइफ लॉसेज हुआ है। अगर उन्हें कुछ ऐसा हेल्प मिलेगा, एक्स ग्रेशिया हेल्प मिलेगा, तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। अनदर थिंग इज़ कि बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो भी ऑर्फन हो गए, तो ऑर्फन चिल्ड्रन का फ्यूचर, उनका एजुकेशन का भी टेक केयर करना ज़रूरी है। WHO टाइटन्स ग्लोबल एयर क्वालिटी नॉर्म्स। Impact of air pollution on health is much more serious than earlier envisaged। तो ये बात तो सबको पता है, एयर पॉल्यूशन होता है तो इससे बहुत सारी डिसीजेज होती है, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है। बट पहले ये जो थ्रेट था ना, इसको इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा था। बट अब जो नई स्टडीज़ है, IPCC की भी स्टडीज़ है और WHO का भी फ्रेमवर्क है, इसमें अब ये बोल रहे हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है इसके स्टैंडर्ड्स को और स्ट्रिंजेंट करना ज़रूरी है। स्ट्रिंजेंट जैसे पार्टिकुलर मैटर कितना प्रेजेंट है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, लाइक दैट। जैसे सोर्सेज हैं आउटडोर एयर पॉल्यूशन के, ये क्या हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा है NCR रीजन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत होती है, तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है, एयर पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। व्हीकल से एमिशन होता है, बायोमास से बर्निंग होता है जैसे कि स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन को रिलीज करती है, ओपन वेस्ट बर्निंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ब्रिक किल्न है, इस पे भी अभी काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, ब्रिक किल्न भट्टी, और पावर प्लांट्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आउटडोर एयर पॉल्यूशन के। तो कॉजेज जो है ना वो ब्रॉडली हम बोल सकते हैं, डस्ट पॉल्यूशन है, एनिमल्स के कारण है, रेडियो एक्टिव डिके है, वाइल्ड फायर्स, वेजिटेशन, वॉल्केनो। इवन वॉल्केनो से भी एयर पॉल्यूशन होता है, दिस जो स्मोक निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। एयरक्राफ्ट, व्हीकल, मरीन वेसल, वेस्ट डिस्पोजिशन इन लैंडफिल, जैसे दिल्ली में कचरे के जो पहाड़ है, डिपोजिशन इन लैंडफिल्स, मिलिट्री सोर्सेज, फॉसिल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्राइवेट हाउस होल्ड्स, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन होने से इफेक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट होता है मोर्टेलिटी, जैसे मोर्टेलिटी, लाइफ स्पैन कम होता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होती है, लंग डिसीजेस, कैंसर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट होता है। एसिड रेन होती है, नाइट्रस दिस एसिडिक, और इससे जैसे ताजमहल वगैरह कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर वो भी डैमेज होते हैं, एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, इफेक्ट्स ऑन एनिमल, इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, और इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी है। सो एयर पॉल्यूशन का कॉस्ट बहुत स्टीप होता है। सॉल्यूशन क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन बिहेवियर को करेक्ट करें,
कंजम्पशन जो है, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, इसको भी कम करें। अवॉइड द यूज ऑफ कार्स, रीयूज, रिसाइकल, बायोडाइजेस्टर्स हो, एफिशिएंट डिवाइसेस हो, और दूसरों को भी कन्विंस करें कि एयर पॉल्यूशन इज अ रियलिटी एंड वी ऑल आर ending up paying a huge cost for this air pollution, so we need to work on this air pollution। तो इसके कुछ नॉर्म्स हैं WHO के, ये और स्ट्रिंजेंट हो गए। आगे इसका एक डेटा शीट भी है, विल हैव अ लुक। ओके, सो दिस इज एयर क्वालिटी नॉर्म्स। ये जो टॉपिक है ना, ये GS3 का टॉपिक है, कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन। यहाँ ये सवाल तैयार करते हैं, एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम इज नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल इशू बट ऑल्सो सोशल कंसर्न डिस्कस। अब सी, इसमें आप पहले तो बताओ एयर पॉल्यूशन क्या है। तो ये देखा ना हमने, सोर्सेज, कॉजेज, इफेक्ट्स वगैरह। दिस इज एयर पॉल्यूशन। सो नाउ यू नो व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के जो सॉल्यूशंस भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल इशू ज़्यादा होता है, उसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। जैसे आप देखो, स्मोग टावर लगाया है अभी हमने दिल्ली में, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। बट ये जो है ना, वो एक टेक्नोलॉजी इशू नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो पॉल्यूशन बढ़ गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो पॉल्यूशन बढ़ गया। नो, इसका एक सोशल कंसर्न भी है। कंसर्न मतलब दैट इज चिंता का विषय है। तो बट ऑल्सो अ सोशल कंसर्न। अब यहाँ पे आप लिखो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, हेल्थ कॉस्ट क्या होती है, एजुकेशन, फैमिली लाइफ एटसेट्रा। एज अ सोसाइटी हम क्या प्राइस पे करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयर पॉल्यूशन। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है WHO टाइटन्स, योगेश सिंह इज न्यू DU वाइस चांसलर, एंड दिस इज अबाउट राइनो। अभी कुछ ही दिन पहले हमने वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया, और असम में 2500 हॉर्न्स क्या होते हैं, राइनो के ये हॉर्न्स, टर्न टू एशेज इन असम। ये जो एशेज में कन्वर्ट किया ना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी देना था। जैसे ये राइनो के हॉर्न्स है, उसको आग लगा के डिपार्टमेंट में बोका खाट ऑन वेंसडे में ऐसे बर्न किया फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक पाइल था, मतलब ग्रुप था, 2500 यहाँ पे नंबर थे दिस राइनोसोरस के हॉर्न के। राइनो हॉर्न्स वाज कंसाइंड टू फ्लेम्स इन ईस्टर्न असम, हेडक्वार्टर काजीरंगा टाइगर रिजर्व, वैदिक रिचुअल्स ऑन वेंसडे। अब ये क्यों किया गया? जो मैसेज है वो ये है, वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट टू कन्वे टू द वर्ल्ड कि ये जो राइनो हॉर्न्स है, दे आर जस्ट अ मास ऑफ कॉम्पैक्टेड हेयर। कैरेटिन से बना होता है, जो बाल होते हैं ना, ऐसी बाल बहुत कंडेंस हो जाते हैं और वो बन जाता है हॉर्न, एंड दे हैव नो मेडिकल वैल्यूज। अक्सर मिसकंसेप्शन होता है कि इस हॉर्न की कुछ मेडिकल वैल्यूज है, इसके कारण राइनोसोरस का पोचिंग होता है। तो इस पोचिंग को कम करने के लिए ये ऐसा मैसेज भेजा। We urge people not to kill these rare animals or buy their horns based on superstitions or myths। ये सब सुपरस्टिशन है और मिथ है। तो दैट इज वाई पोचिंग को कम करना है, और पोचिंग कम अपने आप हो जाएगी जब इस हॉर्न का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो पोचर्स को इंसेंटिव नहीं मिलेगा इन हॉर्न्स को मारने का। तो इन अ वे इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोचिंग ऑफ these wild animals। ओके, सो दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क। अब जो एक लिस्ट होती है, IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट क्या होता है? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक लिस्ट बनाता है कि कौन सी स्पीशीज थ्रेटेंड है एटसेट्रा, किसकी संख्या कम हो रही है, कौन सी एक्सटिंक्ट में जा रही है, पॉपुलेशन ड्विंडल हो रही है, लाइक दैट। 1964 से ये कॉम्प्रिहेंसिव एक इन्वेंटरी बना रहा है, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस बायोलॉजिकल स्पीशीज का। तो इससे क्या होता है, एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि जैसे टाइगर की पॉपुलेशन 3000 ही बची है, तो हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स डालना है। इवैल्यूएट करते हैं एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ 1000 ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज। सो व्हाट इज IUCN रेड लिस्ट? एक इन्वेंटरी है जिसमें स्पीशीज के नंबर, पॉपुलेशन एटसेट्रा का एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर UK में है, 1964 में बनी है, IUCN के अंदर काम करती है। अब ये जो लिस्ट होती है ना, इसके ये कुछ कलर कोडेड होती है। ये एक्सटिंक्ट हो गया है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न, और एक डेटा नॉट रिकॉर्डेड भी है। तो ये ऐसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना, उतना ही ज्यादा स्पीशीज के नंबर कम हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब वो गायब हो गई, नो रिमेनिंग इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, सारी स्पीशीज आर गॉन।
तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये तो कैटेगरी हो गई। पैरामीटर है पॉपुलेशन रिडक्शन रेट कितनी है, एक्सटेंट ऑफ अकरेंस कितना है, एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी, पॉपुलेशन का साइज कितना बचा है, रिस्ट्रिक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे कुछ पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे स्पीशीज को क्लासिफाई किया है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज IUCN रेड लिस्ट डेटा। अब एक्सटिंक्ट का तो मतलब ही है वो एक्सटिंक्ट हो गई, कोई भी इंडिविजुअल उसका बचा नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गई मतलब कल्टीवेशन में है या जूस वगैरह में है, बट वाइल्ड में ऐसे नहीं मिल रही है। ये 3 लिस्ट से अक्सर सवाल आते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जैसे उसकी 80 to 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन है, केवल 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही रिस्ट्रिक्टेड है। ऑक्यूपेंसी 250 से कम उसके मैच्योर इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, केवल 250 बचे हुए हैं। 50 से कम पॉपुलेशन रिस्ट्रिक्शन हो रहा है और 10 साल 3 जनरेशन में वो पूरा विद इन 10 ईयर गायब हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, थ्रेट है। तो वो हो गई क्रिटिकल। ये एक बार आप इसको देख लेना, आई विल शेयर दिस। तो ये कुछ एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितना थ्रेटेंड है इनका। बहुत ज़्यादा नंबर डोंट वरी अबाउट इट, एक जनरल आइडिया होना चाहिए और स्पीशीज के नाम पता होने चाहिए। तो दिस इज क्रिटिकल एंडेंजर्ड। फिर सिमिलरली एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटेंड और लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न मतलब उसकी अबुंडेंट पॉपुलेशन है, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट स्पीशीज। तो इस तरीके से स्पीशीज का क्लासिफिकेशन कर रखा है IUCN ने। ये कैटेगरी है और ये है पैरामीटर्स और दिस इज IUCN। ओके, ये आज की डेट में कुछ स्पीशीज हैं जिनके नाम पता होने चाहिए, स्पेशली क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड्स एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल्स। बर्ड्स में जैसे ये नाम है बेयर, पोचार्ड, फॉरेस्ट आउलेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बंगाल फ्लोरिकन इज इंपॉर्टेंट, साइबेरियन क्रेन, दिस इज सैंड पाइपर, लैपविंग, जैडन, वाइट बैक्ड वल्चर, दिस इज इंपॉर्टेंट, वल्चर कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। वल्चर, देन हेरॉन, वल्चर, इंडियन वल्चर, सारे वल्चर्स दीज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फिर हिमालयन क्वेल भी है और पिंक हेडेड डक भी है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। पिंक हेडेड डक अभी कुछ ही दिन पहले ये स्पॉट हुई थी और न्यूज़ में था, पिंक हेडेड डक। तो पिंक हेडेड डक, क्वेल, वल्चर, फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दीज आर इंपॉर्टेंट। और मैमल्स की बात करें, ये तो बर्ड है, ये मैमल है। आप बताओ जो बैट है, बैट बर्ड होता है या मैमल होता है? ये मैमल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मैमल। जैसे कि कोलार लीफ नोज्ड बैट, यहाँ लिखा ही है बैट। लार्ज रॉक रैट है, नामधापा का फ्लाइंग स्क्विरल है, निकोबार का श्यू, हंगुल। ये हंगुल कहाँ मिलता है? अच्छा ये आप बताओ, ये हंगुल कहाँ मिलते हैं? चाइनीज पैंगोलिन, पैंगोलिन, चाइनीज पैंगोलिन। देन दिस इज श्यू, अंडमान निकोबार के श्यू। दिस इज राइनोसोरस, सुमात्रन राइनोसोरस, सुमात्रा के। ये जावा के पिग्मी हॉक, दीज आर पिग्मी हॉक। इनका कहाँ, इनका जो रहने का है वो कहाँ पर है, इनका हैबिटेट कहाँ पर है? आंसर पिग्मी हॉक का, कल ही क्विज में देखा है, मालाबार सिवेट। तो ये कुछ नाम है बर्ड्स के और ये कुछ नाम है मैमल्स के, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशली हमें याद होना चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द IUCN रेड लिस्ट। बस इस लिस्ट का विकी पेज भी ओपन करिए, ऑफिशियल IUCN की वेबसाइट भी ओपन करिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट वहां पे दिख रहा है वो सब नोटेड डाउन। प्रिपेयर दिस नोट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई यील्डिंग नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है वो है योगेश सिंह जी अपॉइंटेड एज न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी VC। JNU रीओपन होगा फॉर थर्ड ईयर स्कॉलर्स। LG रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ ई-वेस्ट पार्क। ई-वेस्ट पार्क, ई-वेस्ट एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ना पॉल्यूटिंग इन नेचर बहुत ज़्यादा है। जैसे हम EV की बैटरीज पे बड़ा फोकस कर रहे हैं, ये बैटरीज बड़ी पॉल्यूटिंग इन नेचर है। तो इनका जो डिस्पोजल है वो साइंटिफिक और एनवायरमेंटली सेफ होना चाहिए। डिसमेंटलिंग, रिफर्बिशिंग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। ई वेस्ट 2 लाख टन का ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अप्लायंसेस का, एक्सेसरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एट्सेट्रा। तो इनका डिस्पोजल ज़रूरी है। ये एक्सपर्ट्स ने वेलकम किया है स्ट्रिक्टर एयर क्वालिटी नॉर्म्स को। रिवाइज WHO गाइडलाइंस हैं, विल पुट मोर प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। इस पे अभी आगे बात करते हैं। देन दिस इज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पद्म नाभ ट्रस्ट प्ली। दिस इज TTD। और यहाँ पर है वाइड बॉडी जेट्स टू रिज्यूम
सर्विस एट कोझिकोडे एयरपोर्ट। यहाँ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बाद ये स्टॉप कर दिया गया था, अभी फिर से रिज्यूम होगा। नाउ दिस इज फर्स्ट एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। सी जीएसटी जब से आया है ना, इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे, बट इसने उतना डिलीवर नहीं किया। इसको बार बार बोला गया गुड एंड सिंपल टैक्स, बट डिलीवर नहीं किया। इट इज टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। लास्ट ईयर तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोवर्सी हो रहा था, बिकॉज जीएसटी कंपनसेशन जो स्टेट्स को देना था सेंटर को, सेंटर ने फोर्स मेजर कर दिया और वो कंपनसेशन से डिनाई कर दिया। इस बात पे सेंटर और स्टेट के जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है फिस्कल स्पेस पे, उस पे सीरियस क्वेश्चंस रेज हुए थे। अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। मोर सेंटर स्टेट डेलिब्रेशन नीडेड विद जीएसटी रिजीम एट अ क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट। जीएसटी कंपनसेशन की तो बात है ही, साथ ही जीएसटी कलेक्शन है वो भी अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी जो जीएसटी की मीट हुई थी 45th जीएसटी मीट, इसमें अगेन कुछ बातें हुआ कि एसेंशियल मेडिसिन में रिलीफ देना है, कोविड रिलेटेड रिलीफ देना है, लीज्ड एयरक्राफ्ट, फूड डिलीवरी ऐप सब जीएसटी कलेक्ट करेंगे जैसे स्विगी जोमेटो, बजाय छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स। फोर्टिफाइड राइस, कैंसर ड्रग, इन सबको स्लैब्स में ट्वीक किए, विच इज़ अ गुड थिंग। अब इन नंबर्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में ना हमें कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने चाहिए, बिकॉज ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं कि कौन सा आइटम किस स्लैब में है, लाइक दैट। वॉट वी शुड बी नोइंग इज वॉट इज़ जीएसटी। सो ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। 101 सीए है, 1 जुलाई को आया था। इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी कवर्ड नहीं है। 279A में काउंसिल है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन और स्टेट्स के मिनिस्टर्स आते हैं। फ्यूल को जीएसटी के अंदर क्यों नहीं रखा जा रहा है, इस बात पे क्रिटिसिज्म है, बिकॉज फ्यूल अगर जीएसटी में आएगा ना तो अच्छा खासा रेट कट होने वाला है फ्यूल का। अभी जो 100 रुपी पर लीटर है ना, ये नीचे आएगा। बट इससे क्या होता है, स्टेट्स और सेंटर को ये कंसर्न्स है कि रेवेन्यू फॉरगॉन हो जाएगा, इनका रेवेन्यू कलेक्शन डिप होगा। दैट इज वाई दे आर नॉट बाइटिंग दिस बुलेट। टैक्स में ट्वीक किया गया, कोविड-19 पैंडेमिक भी है, इसमें जो कंसिडरेशन हुए थे उसको कुछ और टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहिए, बिकॉज कोविड इज स्टिल हियर, कोविड इज नॉट गॉन। एट दिस जंक्चर council should be a forum for empathetic contemplation, not fractious friction। तो ये जो दौर अभी हम जिससे गुजर रहा है कंट्री, हमें ज़रूरत है हम एम्पैथेटिक कंटेम्पलेशन ज़्यादा करें, इंट्रोस्पेक्शन हो, कोऑपरेशन हो, बजाय फ्रिक्शन का अभी स्पेस नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द मैसेज। जीएसटी जैसा प्रॉमिस था गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना, वो इसको बनाना, इट इज़ हाई टाइम। Everybody should work in that direction. So this is a time to introspect। अब जो है वो है स्टेटस को एंटी, मतलब जो जैसा था उसको वैसे ही कंटिन्यू हो रहा है। ये बात है कनाडा के इलेक्शन का। जस्टिन ट्रूडो फिर से यहाँ पे इलेक्ट हो गए। जस्टिन ट्रूडो 2015 में पहली बार इलेक्ट हुए थे, मेजॉरिटी मिला। 2019 के चुनाव में भी इलेक्ट हुए, मेजॉरिटी नहीं था, तो इन्होंने स्नैप पोल करा दिया 2021 में, इस होप में कि इस बार कंप्लीट मेजॉरिटी आ जाएगा, बट इस बार भी मेजॉरिटी नहीं आया। सो वोटर्स बैक ट्रूडो बट टुक अ डिम व्यू ऑफ हिज इलेक्शन टू कॉल द स्नैप इलेक्शन। ये जो वर्ड है स्नैप इलेक्शन, इसका मीनिंग बताइए। इलेक्शंस जो होते हैं ना, ये कॉस्टली एक्सरसाइज है, इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज। जैसे अभी इनके $600 मिलियन लग गए इलेक्शन कंडक्ट कराने में। तो जो बार बार चुनाव होते हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज जब चुनाव होते हैं तो गवर्नमेंट मशीनरी इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। जो वर्क प्रोग्रेस नॉर्मल वर्क ऑफ गवर्नमेंट होता है वो बैक सीट ले लेता है। तो फ्रिक्वेंट इलेक्शंस नॉट गुड, स्टेटस को एंटी। इसीलिए हमारे यहाँ भी एक बात चलती रहती है अक्सर कि यूनियन का और स्टेट का इलेक्शन क्यों ना साथ में करा दिया जाए, लोकसभा और विधानसभा का। इसमें भी प्रोज एंड कॉन्स है, डिबेट का टॉपिक है ये। द जुडिशियल सिलेक्शन नीड्स मोर देन अ ट्वीक। जुडिशियल सिलेक्शन नीड्स मोर देन अ ट्वीक। ये जो बात है, अगेन यहाँ पे बात किया है कोलेजियम सिस्टम का। कोलेजियम सिस्टम, सी कोलेजियम सिस्टम एंड द मिस्ट्रीज अंडरलाइंग इट्स डिसीजन मेकिंग डाइल्यूट द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाई कोर्ट। अभी काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के जजेस वगैरह का ट्रांसफ़र हुआ, अपॉइंटमेंट हुआ। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव
State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. तो विच इज राइट, आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखो। इसी बात पे जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उस बात पे हमेशा सवाल उठते हैं। जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, कोर्ट खुद ही बता दे कि इस इन पर्सन को यहाँ अपॉइंटमेंट देना है, इसका ट्रांसफर करना है, कोलेजियम बोल दे, या फिर एक एनजेएसी करके एक बॉडी बनाए। कोर्ट ने जिसको क्वाश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी। तो 99th सीएए जो एनजेएसी था वो 99 पे आउट हो गया, क्वाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल 50 अल्ट्रा वायर। तो कोलेजियम सिस्टम कंटिन्यू हुआ। बट ये जो बात है ना 2015 में ये आया था, तब एक बात और भी हुई थी कि कोलेजियम सिस्टम कंटिन्यू रहेगा बट कोलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज 2021 हो गया है बट रिफॉर्म्स दिख नहीं रहे। वैकेंसीज का बर्डन है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर में। ये चीज हमने 18 सितंबर को भी पढ़ा था, आपने बड़ा अच्छा आंसर भी लिखा था, रिवाइज 18 सितंबर का, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। क्वेश्चन है ऑफ हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द सोवरेन फंक्शन ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स and the need to ensure independent judiciary has long plagued the republic। तो ये हमेशा से एक डिबेट का टॉपिक बना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे और जुडिशियल अपॉइंटमेंट भी ट्रांसपेरेंट बना रहे, इसका बैलेंस कैसे बनाए। द पाथ ये जो था, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इसके बारे में सोचा नहीं, बाबा साहब पहले से ये बात जानते थे इधर फ्रिक्शन होगा। तो द पाथ स्टिपुलेट्स द फॉलोइंग। Judges to the Supreme Court are to be appointed by the President of India। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? President of India, in consultation with CJI and other judges that he deem fit। तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी, ऐसे करके एक मिडिल पाथ बनाने की कोशिश की गई। जजेस टू द हाई कोर्ट्स आर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द CJI, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट। राज्य स्तर पे जो चीफ जस्टिस है उस कोर्ट का, हाई कोर्ट का। तो ऐसे करके जजेस ऑफ हाई कोर्ट भी हुआ और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हुआ। ट्रांसफर जो होगा, प्रेसिडेंट में मूव अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द CJI। अब जो पूरा मुद्दा आता है ना वो ये आता है, ये कंसल्टिंग का मतलब क्या है। तो इसका फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस हुआ और फिर ये बोला गया कंसल्टिंग का मतलब होता है कॉन्करेंस, मतलब कोर्ट ने जो बोला वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। इन दिस डिजाइन देयर इज नो मेंशन ऑफ अ कोलेजियम। तो ओरिजिनली जो बाबा साहब ने ये बनाया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें कोलेजियम जैसा कोई मेंशन नहीं था। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक रूलिंग किया सेकंड जज केस में, और ये जो वर्ड कंसल्टेशन है उसको बोला कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस होता है, मतलब हामी देनी पड़ेगी, कंसल्टेशन मतलब कॉन्करेंस। What is more, that concurrence the court held there ought to be secured not from the CJI alone but from a body of judges that the judgment described as collegium। तो यहाँ पे ये लिखा था ना कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CJI करेंगे, तो कंसल्टेशन वर्ड का मतलब बताया कॉन्करेंस और CJI का मतलब बताया अ बॉडी ऑफ टॉप जजेस दैट इज कॉल्ड कोलेजियम। और इस तरीके से कोलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। Thus, the court wound up creating a whole new process for making appointments and transfer and carved out a system where notional primacy came to rest in the top echelons of the judiciary। अब प्रॉब्लम आती है कोलेजियम से। कोलेजियम में CJI है, टॉप जजेस हैं, मतलब CJI और टॉप जजेस ही बताएंगे कि ये जज बनना है, ये नहीं बनना है, इसका ट्रांसफर यहाँ होना है, वहाँ होना है। और ये पूरा प्रोसेस बहुत ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए इस पे सवाल उठते हैं। The words merit and diversity are thrown around without any corresponding debates on what they in fact mean। मेरिट का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डाइवर्सिटी हो रही है या नहीं हो रही है। अभी इतने टाइम बाद विमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वरना डाइवर्सिटी थी ही नहीं। प्लस इंडिया में भी, इंडिया इज ह्यूज, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, एवरीवेयर डाइवर्सिटी होनी चाहिए वहाँ पे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। At some point, we must take seriously the task of reforming the existing scheme because the status quo is ultimately corrosive of the very institution that it seeks to protect।
कोलेजियम एग्जिस्टिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट को, बट ये जो सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट को ही अंडरमाइन कर रहा है, तो ये चीज समझना भी जरूरी है। सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है कि इस पूरे कोलेजियम सिस्टम में रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। सेकेंड जो चीज है वो है इन्फ्लेशन के बारे में। बिफोर दैट यहाँ तमिलनाडु का मेडिकल इंफ्रा कैसे अपडेट किया जाए एटसेट्रा है, टसल चल रहा है, नीट एंड ऑल। देन दिस इज अ फ्लॉड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। सी, इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में बढ़ोतरी। आज 10 रुपए का सामान था, कल 12 रुपए क्या हो गया, तो इन्फ्लेशन हो गया। बट तनख्वाह तो उतनी है, तो आप कम सामान खरीद पाओगे, तो इन्फ्लेशन का बर्डन हो गया। फ्लॉड कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करें? इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का ये होता है, हम एक बास्केट बना लेते हैं, कुछ 600-700 गुड्स है। इस बास्केट के जो आइटम्स हैं उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन का इंडेक्स ले आते हैं। होलसेल होता है, होलसेल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे सीपीआई हो जाता है। देन इसमें हमने और भी चेंजेस बीच बीच में लाते रहते हैं, जैसे बेस इफेक्ट, बेस ईयर चेंज हो गया या बास्केट ऑफ गुड्स चेंज हो गया। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल नहीं होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन में फ्यूल और फूड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। फ्यूल और फूड काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो दैट इज़ वाई जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाता है। द पॉइंट इज इस पूरे प्रोसेस को अगेन स्ट्रीमलाइन करना ज़रूरी है। ये जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, कुछ 600 आइटम्स है, ये आइटम्स भी टाइम टू टाइम वेरी होने चाहिए। अर्बन का अलग है, रूरल का अलग है, और जिस तरीके से चेंज हो रही है सोसाइटी, दिस बास्केट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज को चेंज करना इज नेसेसरी। फ्यूल एंड फूड फ्लक्चुएट होता है, सप्लाई साइड के बॉटल नेक है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो इन्फ्लेशन फॉर द लास्ट 4 मंथ हैज बीन वरिंगली हाई। 4 ± 2 का मैंडेट होता है और इन्फ्लेशन 10-12% तक गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 10 के ऊपर है, सीपीआई 6 के ऊपर है, आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है उसको क्रॉस कर रही है। हैपनिंग तब हो रहा है जब डिमांड हैज बीन डाउन। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा होती, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, पैसे आ रहे होते लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन होता तो समझ में आता। या इन्फ्लेशन भी है और डिमांड भी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, तो क्या ये स्टैगफ्लेशन तो नहीं हो रहा है? मैनी हैव लॉस्ट इनकम्स एंड पॉवर्टी हैज एग्रेवेटेड। सो व्हाई इज देयर हाई इन्फ्लेशन एंड डज नॉट ऑफिशियल डेटा कैप्चर द रियल पिक्चर? तो ये जो डेटा है, ऑफिशियल डेटा, ये रियल पिक्चर को क्या ऐसा तो नहीं कि इंडिकेट नहीं कर पा रहा है? इन्फ्लेशन हाई है बट बाकी जो डेटा है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट नीडेड मॉडिफिकेशन। Many of the non-rich have suffered a double blow due to loss of income. Non-rich है, middleman, loss of income हुआ और prices भी बढ़ गए। This is slowing down the pickup in growth by curtailing demand. तो that is why demand नहीं आ रहा है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फोकस करना चाहिए। आरबीआई अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रहा है, बट ज़्यादा टाइम तक ये अपना नहीं पाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो कंटिन्यूसली बना हुआ है। सी लेवल इज सर्टेन। सी लेवल क्यों बढ़ता है? सी लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है, आइस ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी का लेवल राइज हो जाता है। ज़्यादा राइज होगा तो जो तटीय एरिया है वो डूबने लग जाएंगे। दिस हैज इम्प्लीकेशन फॉर द फ्यूचर इवन अंडर द लो इमिशन सिनेरियो। तो ग्लोबल वार्मिंग को करेक्ट करना ज़रूरी है। अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई, ग्रुप 1, वर्किंग ग्रुप 1 में जो हेडर है वो है क्लाइमेट चेंज 2021। द फिजिकल साइंस बेसिस इज द क्लैरियन कॉल फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्लैरियन कॉल मतलब लाइक जागो टाइप कि अब फाइनल मैसेज आ गया है, डू समथिंग। क्लैरियन कॉल है फॉर क्लाइमेट एक्शन। कम्युनिटीज जो कोस्ट में रहती है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सी लेवल राइज, स्टॉर्म्स, जैसे हम देखते हैं ना, ओडिशा डेवलप ही नहीं कर पाता, हर थोड़े दिन बाद यहाँ साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो कम्युनिटीज वल्नरेबल हो जाती है, विच विल बिकम मोर टेंस इन फ्रिक्वेंट। और साइक्लोन फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है और इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, नॉट अ गुड साइन। इंडिया में अगर कोस्ट देखें तो ये सारे कोस्टल एरियाज है। ये कच्छ है, ये कच्छ है, ये काठियावाड़ है, दिस इज कच्छ, दिस इज काठियावाड़। फिर ये जो बेल्ट है दिस इज कोंकण, फिर नीचे मालाबार, ये केप कॉमोरिन सदर्न मोस्ट है, फिर यहाँ से कोरोमंडल चालू हो जाती है, फिर ये नॉर्दर्न सरकार उत्कल प्लेन्स है। तो आप बताओ इंडिया के नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, काउंट कितना है जो दिस सी से एक्सपोज्ड है, मतलब सी उनके पास है, कोस्ट है। कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं इंडिया के, और इंडिया की टोटल कोस्टल लाइन भी क्या है? एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंडिया फिजिकल। ओके,
तो ज़रूरी है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को हम लाइटली नहीं लें। इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक गेम, यहाँ जो बात है वह ये कहा गया है कि जो क्वाड है, क्वाड को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। क्वाड इज़ नॉट अबाउट सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी। यहाँ जो कॉमन पिलर्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं क्वाड में सारी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, तो कन्वर्जेंस लाएं। ऑब्जेक्टिव्स क्या रखें? स्पिरिट ऑफ द क्वाड था, वो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज बढ़ाना, प्लेज करना कोऑपरेशन, डिफाइनिंग चैलेंजेस ऑफ द टाइम को। इकोनॉमिक हेल्थ का इम्पैक्ट है, साइबर स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सारे कीवर्ड्स बड़े अच्छे हैं, इनको याद करिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन, फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एट्सेट्रा में वर्क करना है। लाइक माइंडेड नेशंस इज ऑल्सो वन थिंग। ओके, तो क्वाड जो है वो एक फॉर्मेडेबल इकोनॉमिक फोर्स है जो डिलीवर कर सकता है मैनी गेन्स ऑन द आइडेंटिफाइड पिलर्स फॉर द पार्टिसिपेटिंग नेशंस एज वेल एज द रीजन्स। ज़रूरी है बिजनेस को प्रमोट करें, इनिशिएटिव्स लें, फोर्टिफाई करें इस पूरे जोन को और एक्सपैंड करें दिस लाइक माइंडेड ग्रुप्स के जो पॉलिसीज़ हैं। We hope that government would consider a forum for such private sector engagement as well. Not only government but private sector engagement as well. So argument ये है कि जो क्वाड है इसका जो मैंडेट है वो बड़ा नैरो नहीं रखे, बिकॉज जो इंडो पैसिफिक एरिया है इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, एवरीबडी शुड स्टेप इन। ये है बेटर स्टैंडर्ड्स, जो अभी हमने पढ़ा ना, WHO के स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया को इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज हमने 2005 के स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं किए थे। 2005 के ये स्टैंडर्ड है कि PM 2.5 10, 24 आवर मीन 25, 20, 50। हमारे स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी काफ़ी डाइल्यूटेड है। WHO अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, 10 को 5, 25 और स्ट्रिंजेंट हो गया है। बट हमने तो 2005 ही अभी फॉलो नहीं किया, तो इतना ज़्यादा इंडिया को इमीडिएट कंसर्न नहीं है। The World Health Organization has updated its global air pollution standard. ये कंपेयर कैसे करता है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड 2009 से। 2009 में आया था नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो हमारा स्टैंडर्ड है ये ऑलरेडी काफ़ी डाइल्यूटेड है। WHO 2005 से एक स्टेप ऊपर स्ट्रिंजेंट और ज़्यादा ले आया है, PM 2.5, PM 10 एट्सेट्रा। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एयर में ऐसे सस्पेंडेड होते हैं, इससे ब्रीदिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ये पार्टिकुलेट मैटर एयर एग्जॉस्ट हो सकता है, बर्निंग से हो रहा है, डस्ट से हो रहा है, लाइक दैट। सो दिस इज PM 2.5 एंड PM 10। हमारे यहाँ AQI काफ़ी चलता है। AQI में कौन कौन से पैरामीटर्स है? आंसर उसमें भी ये हम देखते हैं ना, PM 2.5, PM 10। आंसर AQI के कॉम्पोनेंट्स क्या है? ओके, दिस इज ग्रेटर ऑटोमेशन में लीड टू स्लैक इन द लेबर मार्केट। शक्तिकांता दास साहब ने कहा दिस इज अबाउट फर्टिलिटी रेट, TFR। ये है WHO टाइटन्स नॉर्म्स। टेररिज्म नोज नो एज सेज NIA। और पता है अभी एक जो दूसरा ट्रेंड ये चल निकला है कि ये जो नए नए बच्चे होते हैं, टीनेजर्स भी हैं इवन, इनको इंटरनेट एक्सेस तो मिल गया, मनी का एक्सेस भी मिल गया, बट इस एज में ना वो मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं रहती। इनको बहकाना, ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी होता है, और वही चीज़ आजकल हो रही है दिस इंटरनेट के एज में। सो दैट इज़ वाई जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनका वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि कैसे इन सब चीज़ों को मॉनिटर करें। एज अ पेरेंट दिस इज़ योर ड्यूटी कि आपके चाइल्ड का जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, हैव अ टैब। गैजेट्स दिलाना, इंटरनेट दिलाना इज़ नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू एजुकेट देम, टेल देम व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, then this is about let women take NDA exam in November. Good. Prime Minister urges mutual consent for COVID-19 vaccination certificate. ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हेटेरो है, क्लियर टू मेक स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 क्या है? रशियन वैक्सीनेशन है। इसका एक लाइट वर्जन भी आया है। अब ये इंडिया में ही ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग की बात है। ओके, देन रेस्पॉन्स टू ट्रैवल फियर्स शुड इवॉल्व एंड एक्टिविस्ट Assam and Mizoram. Then this is the next page. This is about greater automation. See, greater automation may lead to slack in the labor market. Automation होता है ना, तो जो ह्यूमन लेबर का काम है वो मशीन करने लग जाती है।
तो अक्सर ऐसा बात आता है कि मशीन्स हैं, ऑटोमेशंस है, तो लेबर ह्यूमन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला जाएगा, छिन जाएगा। नीड टू गार्ड अगेंस्ट द पोस्ट पैंडेमिक डिजिटल डिवाइड कॉशंस आरबीआई गवर्नर। डिजिटल डिवाइड, जैसे पहले जो वेयर हाउसेज में पैकेजिंग वगैरह होती थी ना, अब उसके भी रोबोट्स आने लग गए। अमेजोन वगैरह रोबोट्स रख रहे हैं, वो रोबोट्स सारे काम कर देते हैं। बट ये एक और चीज़ है, जैसे कंप्यूटर आए थे तब ये बोला जाता था कंप्यूटर सारी जॉब्स ले लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कुछ जॉब्स जाती है तो बहुत सारी नई टाइप की जॉब्स भी क्रिएट होती है, मशीन्स एंड ऑल। तो वी शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यूअर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वैसे भी आई वॉज रीडिंग वन बुक, ये युवल नोआ हरारी का एक बुक है फ्यूचर में, उसमें पता है ये लिखा है कि बहुत सारे आने वाले जो 10 साल है ना, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज होने वाला है। इवन गवर्नमेंट सर्विसेज भी जैसी आज दिख रही है ना, 5 साल बाद देखना बहुत डिफरेंट होने वाली है गवर्नमेंट सर्विसेज भी। बिकॉज डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे वॉरफेयर का नेचर चेंज हो रहा है, आर्म्ड फोर्सेस इवॉल्व हो रही है। सो वी आर इन दिस एज जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है बहुत ज्यादा। लेट अस सी। देन चाइनीज इन्वेस्टमेंट एलआईसी, सोनी यूनिट इन टॉक्स टू अक्वायर जी। सेमीकंडक्टर मार्केट में सी ग्लट इन 2023, सीवियर शॉर्टेज है, एफडीआई डबल हो गया, $20 बिलियन का आया है। कंबाइंड इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल में अंडर पीएलआई है। पीएलआई में भी पता है नए नए ऐड हो रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल ऐड हो गया, तो जो लेटेस्ट लिस्ट है उससे अपडेट रहना है। ये फॉसल की वॉचेस होती है, जेन 6 अभी इंडिया में लॉन्च हुआ। ईवी इंपोर्ट ड्यूटी से डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। आउडी भी आ रही है इंडिया में, टेस्ला का भी एक नोट आया था, टेस्ला इज ऑल्सो कमिंग। तालिबान चाहता है कि उसको यूनाइटेड नेशंस में एड्रेस करने का मौका मिले। दिस इज गोटाबया राजपक्षा। बाइडेन स्पीक्स टू मैक्रोन टू स्मूथ टेंशंस, अभी जो फ्रिक्शन था उसको ईजन आउट करने की कोशिश हो रही है। एनवॉय वापस भेज दिए फ्रांस ने यूएसए में। यूएसए ने डोनेट किया 500 मिलियन फाइजर डोजेस टू पुअर कंट्रीज। एक्चुअली ये जो वैक्सीनेशन होती है ना, इनकी शेल्फ लाइफ होती है 6 महीने, तो इनके पास तो बहुत पैसे हैं, तो ये बहुत स्टॉक कलेक्ट कर लेते हैं वैक्सीनेशन का। बट यहाँ के लोग वैक्सीनेशन लगा ही नहीं रहे, तो जब वो स्टॉक ऐसा होता है तो दे स्टार्ट डोनेटिंग। तो अभी वो डोनेट कर रहे हैं, बट अगेन दिस इज गुड, एटलीस्ट दे आर डूइंग दिस। फेड और दिस इज स्पोर्ट्स और आईपीएल चल रहा है। दिस इज द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं यूएस ट्रिप में। कोविड समिट प्रेसेस फॉर नेशंस टू म्यूचुअली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स, यूके अपडेट। देन एक्स ग्रेशिया देंगे। अब सी, ये जो 50,000 रुपए देंगे एक्स ग्रेशिया, तो कल हमने पढ़ा था ना ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। ब्यूरोक्रेसी इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाया कि 50,000 का एक्स ग्रेशिया मिलेगा। अब एज अ ब्यूरोक्रेट अब आपको ये सोचना है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट में चैलेंजेस क्या आएंगे, एक तो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है या नहीं है, सर्टिफिकेट इशू हुआ उसमें स्पेशली मेंशन करा है कि कोविड के कारण ही डेथ हुआ, ये सब टेक्निकलिटीज आएगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको आप कैसे मॉनिटर करोगे, लीकेजेस तो नहीं होंगे वहाँ पे, जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज है उनका आइडेंटिफिकेशन और सर्विसेज उन तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा बॉटल नेक होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी स्कीम में। सो थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट कि ये स्कीम आ गई है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इनोवेट। ओके, तो दिस इज दिस सी, दिस इज अगेन गुड। यहाँ बच्चों को ऐसे ओपन में पढ़ाया जा रहा है, अंडर द स्काई स्टूडेंट्स ओपन स्कूल है यमुना मयूर विहार में, एक्सेलेंट। देन दिस इज टॉवरिंग कुतुब मीनार, दिस इज कुतुब मीनार और ये प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। एंड दिस इज एंकरिंग द क्वाड, एंकरिंग द क्वाड। अगेन सेम टॉपिक्स हैं यहाँ पे भी जो अभी हमने देखा। क्वाड का मैंडेट ब्रॉडन करें। क्वाड के पास बड़ी एसेंशियल कॉमनैलिटीज ज़्यादा है, जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेसी है, जो एथोज हैं, गवर्नेंस है, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो वी शुड बिल्ड ऑन दोज सिमिलैरिटीज। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इंडिया, द परफेक्ट कोलिशन फॉर अमेरिका। अगेन क्वाड को यहाँ पे दिस एनकरेज करने की बात है। सिटीजन विदाउट अ कंट्री, इनकम इन पोल बाउंड, जेनेटिक म्यूटेशन दैट कॉज्ड ह्यूमंस टू लूज टेल्स, ये मंकी है। एंड दिस इज अबाउट किंग मेकर सिंह। ये एक हवाना सिंड्रोम अभी काफ़ी न्यूज़ में है, जो यूएस के डिप्लोमेट्स वगैरह है, एम्बेसीज वगैरह बाहर है, ऐसा एक थ्योरी चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि उनको टारगेट किया जा रहा है, कुछ सोनिक साउंड वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो उनमें उनकी जो जनरल हेल्थ लेवल है वो डिटीरियोरेट होने लग जाती है। ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं कि उनको लाउड साउंड सुनाई दे रहा है, फिर कानों में जैसे बजना होता है ना, आवाज़ आ रही है कानों में,
देन दिस इज प्रेशर, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, विजुअल नोसिया एटसेट्रा, ऐसी चैलेंजेस आ रहे हैं। इंसोमिया, डिप्रेशन, बैलेंस नहीं हो रहा है, हेडेक है। दिस इज हवाना सिंड्रोम, इसको हवाना सिंड्रोम बोला गया है। इस पे वैसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है, सोवियत इरा से ये काफ़ी न्यूज़ में है। लेट अस सी। देन ऑस्ट्रेलिया ने कहा ट्रेड पैक्ट बेनिफिट करेगा यूरोपियन यूनियन को भी इंडो पैसिफिक में। बाइडेन पे प्रेशर है अभी। दिस हाइतियन हाइतियन रिफ्यूजीज। मेलबर्न में प्रोटेस्ट है, कोविड ये मान नहीं रहे। देन सीरिया रेवेज्ड बाय वॉर, सीरियन रिबेल एरिया स्ट्रगल्स विद वायरस सर्च। ये जो सीरिया था ना, ये काफ़ी अच्छा कंट्री था एक टाइम पे। कुछ ही टाइम पहले सीरिया यूज टू बी अ वेरी गुड कंट्री। जैसे अफगानिस्तान 1970 में बहुत अच्छा कंट्री रहा करता था। ईरान यूज टू बी अ लॉट डिफरेंट। ये अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्नर्स एंड वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स एट्सेट्रा सीवियर मैस क्रिएट हो गया है सीरिया में। एक तो वॉर है, रेबल है, और अभी कोविड-19 भी हो गया, इकोनॉमी शैटर्ड है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और इससे होती है रिफ्यूजी क्राइसिस। देन डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, इसको साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ शार्क ने रिलीज किया है। इंडिया की 59th रैंक है आउट ऑफ 110। अब ये कीवर्ड्स याद रखिए, ई गवर्नमेंट, तो गवर्नेंस में डिजिटल, सिक्योरिटी में डिजिटल, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इंफ्रा, ऐसे करके पैरामीटर्स हैं। अब ये जो पैरामीटर्स है ना, आप इसको अपने पैरामीटर बना के कोई भी आंसर एड्रेस करना है, यू कैन राइट दीज सब हेडिंग्स। तो दिस इज द ब्यूटी, दैट्स वाई वी रीड न्यूज़पेपर से ना बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आइडियाज एनरिचमेंट आता है। तो ये अपने सब हेडिंग्स बनाइए, ई गवर्नमेंट, ई सिक्योरिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इंफ्रा। ओके, सो दिस इज देयर। अब आरबीआई गवर्नर पुश कर रही है बिग इन्वेस्टमेंट दिस इंफ्रा एंड हेल्थ में। ओके, न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आई कीप ऑन टेलिंग यू, न्यूज़पेपर इज अ मस्ट। इस एक न्यूज़पेपर से ना मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, मल्टीपल। और कुछ ही टाइम पे ना ये सारा कंपाउंडिंग होने लग जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जैसे इंटरेस्ट देखते हैं ना, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स होते हैं इसमें। तो बी डिसिप्लिन, बी सिंसियर, और ऑनेस्टली हमें अपना काम करना है, सिंसियरली। ओके, द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ दिस, तो ये लॉर्ड हार्डिंग आ गए, 1910 से 1916 के बीच में रहेंगे। अभी थर्ड दिल्ली दरबार होगा, पहले दो दरबार पढ़ लिए थे हमने, अब थर्ड दिल्ली दरबार होगा 1911। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। बॉम्ब वॉज थ्रोन एट हिम नियर चांदनी चौक बट एस्केप्ड अनहर्ट। हिम मतलब लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब थ्रो किया गया था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कैलकाटा टू दिल्ली, कैलकाटा टू दिल्ली। पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार प्रोविंसेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार फ्रॉम बिहार प्रोविंसेस। मैकमोहन लाइन होगी इंडिया और चाइना के लिए 1914, और गदर म्यूटिनी होगी 1915 में। तो सी, ये सारे कीवर्ड्स है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ये इवेंट्स हुई। फिर चेम्सफोर्ड आते हैं 16 से 21। इनके टाइम पे होगा इंडियन होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट यानी बेसेंट, तिलक। दिस इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का स्पेशलिटी क्या था, हाईलाइट किया था, आंसर लखनऊ पैक्ट। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा। सेडलर कमीशन होगा एजुकेशन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट, ना वकील ना अपील ना दलील। जलियांवाला बाग मैसाकर होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1921। तो ये हो गए चेम्सफोर्ड। अब जो टाइम है वो है रीडिंग का, 1921। अभी क्या चल रहा है, 2021। तो ये सारी इवेंट्स के 100 साल हो रहे हैं। मालाबार रिबेलियन ऑल्सो नोन एज मोपला रिबेलियन, फर्स्ट एथनिक रिबेलियन ऑफ 1921। एनसीएम 21 से 22 चलेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी फाउंड करेंगे विश्व भारती यूनिवर्सिटी 21 में। ली कमीशन किसके लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए। आरएसएस बनेगी 1925 में। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आएगा, और आएगा चौरी चौरा इंसिडेंट, और उसके बाद एनसीएम विड्रॉ हो जाएगा। देन लॉर्ड इरविन आएंगे 26 से 31। इन्हीं के टाइम पे साइमन कमीशन होगा। नेहरू रिपोर्ट आएगी, बर्कनहट चैलेंज। डेथ ऑफ लाला लाजपत राय जी 28 पे, बिकॉज वो साइमन कमीशन में ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। 14 पॉइंट्स है जिन्ना के। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन लाहौर 1929। सॉल्ट मार्च 30 का है। दिस इज धरसना सत्याग्रह। फर्स्ट राउंड टेबल, इलाहाबाद एड्रेस। चित्तगोंग आर्मरी रेड इन 1930, इसको किसने लीड किया था, आंसर चित्तगोंग आर्मरी रेड ने। गांधी इरविन पैक्ट होगा 31 में, और एग्जीक्यूशन होगा भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु जी, सुखदेव थापर जी का।
सो ये सब इवेंट्स हुई लॉर्ड इरविन में। और अभी रूल किसका चल रहा है? जॉर्ज पंचम 1910 से 1936 तक। ओके, तो ये है वाइस रॉयस। अब नेक्स्ट में इसके आगे देखेंगे। सीसेट है। यहाँ ना एक्चुअली क्या है, फ्रेंड की मदर का ब्रदर इन लॉ है और उसकी डॉटर है। तो जो फ्रेंड है और वो डॉटर है वो कजिन है। इट्स ओके, कजिन इज द आंसर। यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि क्लियरली डिफाइन नहीं है कि रिलेशन आंट या फिर मदर का हो रहा है। सी, ये लिखा था हर मदर हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। तो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि ब्रदर इज ओनली ब्रदर, बट जो इस फादर की डॉटर है वो दो भी तो हो सकती है। फिर ये मदर डिफरेंट, फिर यहाँ सन आ जाएगा, तो उस केस में ये रिलेशन आंट का हो गया। या फिर इसी मदर का वो सन है तो फिर उसमें ये मदर का रिलेशन हो जाएगा। तो दोनों ट्रू लग रहा है, ऑन्ट एंड मदर। देन ये तो आसान था। इनको ना हायरार्की में रखना चाहिए हमेशा। जैसे पी क्यू आर एक हायरार्की हो गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन नीचे है एस टी, ऊपर होता तो दूसरी जनरेशन हो जाती। इससे ना विजुअलाइजेशन बेटर होता है। और जो फीमेल है उसको ऐसे आइडेंटिफायर लगा दो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो आर एंड पी कजिन है क्यू के, क्यू इस हायरार्की में, आर और पी कजिन है। आज के सवाल है, द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 10, 7, 5। देर आर 2 doors and 3 windows in the room. Dimension of the doors are 1 and 3. One window है साइज 2 और 1.5, अदर दो विंडो है साइज 1 और 1.5। सबका एरिया कैलकुलेट कर लो। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल 3 रुपी पर स्क्वायर मीटर। तो वॉल का एरिया कैलकुलेट करो, डोर्स वगैरह हटा देना, और ये कॉस्ट दिया हुआ है। क्विकली सॉल्व। Find the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may be able to graze an area of this. अब ये खूंटी लगी है, ये रस्सी है, तो काउ। सॉल्व। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 460 स्क्वायर मीटर। लेंथ 15% ज्यादा है ब्रेथ से, तो व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड? इजी, सॉल्व। सो दीज आर 3 क्वेश्चन। सी सेट सॉल्यूशंस, ये वाइस रॉयज हैं, और ये है सी लेवल राइजिंग कोलेजियम सिस्टम। प्रिपेयर अ नोट ऑन IUCN and prepare a note on this air pollution socio-economic impact. So this is 23rd of September 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.